नमस्कार, आप सभी का सुनो बात में स्वागत है। आज की हमारी जो लाइव सेशन है, ये जैविक खेती को लेकर है और आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विक्रांत तोंगड़ जी, जो कि पर्यावरण के लिए काम करते हैं और खुद भी अपने गांव में जैविक खेती करते हैं। चलिए विक्रांत जी से बात करते हैं। विक्रांत जी, आपका स्वागत है हमारे सुनो बात इस लाइव में। जी, बहुत धन्यवाद। जैसे कि विक्रांत जी, काफी सवाल थे मेरे भी और कुछ हमारे दर्शकों के भी सवाल थे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं आज सुनो बात लाइव में, और काफी लोग अभी जुड़ेंगे। और हमारा ये जो लाइव सेशन था 12 बजे का था, लेकिन काफी टाइम हो चुका है और अभी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। और मैं आप सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि जैविक खेती आजकल काफी प्रचलन में चल रही है हमारे देश में और पूरे विश्व में चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ पे ज्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है और उसके काफी दुष्प्रभाव भी हमको देखने को मिलते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले जैविक खेती आखिर है क्या, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। धन्यवाद अनिल भाटी जी और सुनो भारत की पूरी टीम को थैंक यू कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मुझे लाइव आने का मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसा कि अनिल भाई ने बताया, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन और डिटेल में देना चाहूँगा, जिससे कि हमारे दर्शक समझ सके कि आखिर क्यों मुझे इस बारे में चुना गया कि मैं जैविक खेती के बारे में बात करूं। तो जैसा बताया, मेरा नाम विक्रांत तोंगड़ है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, SAFE। तो हमारा कोशिश और हमारा मिशन यही है कि हम पर्यावरण न्याय के लिए काम करें, पर्यावरण के मुद्दों पर काम करें, पानी के मुद्दे पर काम करें। तो अल्टीमेटली पिछले 10 वर्षों से हम लोग पर्यावरण के तमाम मुद्दों पर, लगभग 20 पर्यावरण मुद्दों पर, इसमें तालाबों को रिवाइव करना या और जो प्लांटेशन ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करना, नदियों की सफाई के लिए काम करना, इसके अलावा NGT और तमाम जो पर्यावरण के पहलू हैं, हम लोग होलिस्टिक वे में काम करते हैं। केवल किसी एक छोटे से मुद्दे को पकड़कर केवल उसी पर काम करने से पर्यावरण में सुधार आना संभव नहीं था। तो इसीलिए हमने मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को जोड़कर और होलिस्टिक वे में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में जब आप पर्यावरण की बात करते हैं तो खेती एक बहुत बड़ा पहलू है अनिल जी। तो जैविक खेती किए बिना या खेती में केमिकल्स का उपयोग कम किए बिना या खेती में पानी का उपयोग कम किए बिना हम पर्यावरण का संरक्षण नहीं कर सकते। इस बात पर हमारा ध्यान गया और मैं ग्रेटर नोएडा बेस्ड हूँ और गांव से जुड़ा हुआ हूँ, किसान पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हूँ। तो खेती बाड़ी के बारे में मेरी एक अपना नेचुरल नॉलेज था, ट्रेडिशनल चीजें हम लोग सीखते आ रहे थे। तो मुझे ये महसूस हुआ 5 साल पहले कि मुझे पर्यावरण पर अगर काम करना है तो खेती से जुड़े रहना होगा। जब खेती से जुड़ने की बात आई तो ये महसूस हुआ अनिल जी कि मुझे जैविक खेती पर फोकस करना होगा। अगर मैं भी केमिकल बेस्ड फार्मिंग को प्रमोट करूंगा या ज्यादा से ज्यादा पानी लगाऊंगा फसल में, जैसा अमूमन किसान भाई कोशिश करते हैं, कई बार जरूरत से ज्यादा पानी लगाया जाता है फसलों में, या फ्लड इरिगेशन बोलते हैं, ये बाबा आदम के जमाने का तरीका है फ्लड इरिगेशन। आज भी भारत के ज्यादातर हिस्सों में पानी जो है फ्लड की तरह, जैसे बाढ़ आ जाती है उस तरह से खेत में पानी दिया जाता है, जिसको फ्लड इरिगेशन बोलते हैं। ये पुराने तरीके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हम इन चीजों को यूज कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पर्यावरण संरक्षण की इस लड़ाई में या इस आंदोलन में, जहां तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये कम्युनिटी लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाने वाला कार्यक्रम है, इसमें जैविक खेती हमारा एक पहलू है। तो अनिल जी, जैसा आपने सवाल पूछा, क्योंकि हम वैसे भी लेट से जुड़े हैं, तकनीकी कारण रहते हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में या वेबिनार के ये थोड़ा नेगेटिव पहलू भी है कि कई बार तकनीकी कारणों से लेट हो जाते हैं, तो हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो आपका जो महत्वपूर्ण सवाल था, मैं उस सवाल के जवाब पर आना चाहूँगा। आपने ये बात उठाई कि जैविक खेती, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो सवाल रिपीट भी कर सकते हैं। शायद आपका सवाल ये था कि जैविक खेती की क्या उपयोगिता है, या क्या आप रिपीट करना चाहेंगे अनिल जी? जैसे कि सबसे पहले मेरा सवाल था जैविक खेती और जो आज जो खेती हो रही है, जो कीटनाशक के साथ में खेती हो रही है, उसमें अंतर क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी जी। तो अनिल जी, जैसा कि कुछ दर्शक हो सकता है इस बारे में जानते हो कि जैविक खेती और जो ट्रेडिशनल खेती है हमारी, या जो पुराने तरीके से हम लोग खेती करते आ रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, जैविक खेती के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसका साइंटिफिक डेफिनेशन तो देखिए काफी अलग है।
साइंटिफिक डेफिनेशन या क्रिटिकल जो टेक्निकल डेफिनेशन है या परिभाषा है, मैं उस पर ना जाते हुए, क्योंकि हमने साइंटिस्ट ने या हमारे एक्सपर्ट्स ने सब्जेक्ट्स को, विषयों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इतना वैज्ञानिक रूप दे दिया है कि आम जन के सर के ऊपर से चली जाती है। तो मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं इसके टेक्निकल पहलू पर नहीं जाऊंगा, व्यवहारिक एंगल से ये बात बताना चाहूंगा कि जैविक खेती का मोटा मोटा पर्याय ये है कि वो खेती जो जैविक तरीके से की जाए। अब जैविक तरीका क्या होता है? जैविक तरीका होता है कि अगर कोई खतरनाक कीट आते हैं, पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि कौन से कीट किसान मित्र हैं, कौन से खतरनाक है। खतरनाक कीट बहुत कम होते हैं, रेयरली होते हैं। तो ऐसे कीट को खत्म करने के लिए, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है, या उसका मैनेजमेंट करने के लिए, खत्म करने जैसी बात जैविक खेती में कम कही जाती है। उन कीट मित्र और दुश्मन कीट के बीच में सामंजस्य बिठाना बिना केमिकल उपयोग किए, अनिल जी, उसको बोलते हैं जैविक खेती। जैविक तरीके से कृषि की पैदावार लेना, जैविक तरीके से फसल का विकास होने देना, उसको हम लोग जैविक खेती के क्राइटेरिया में लेके आते हैं। इसका मोटा मोटा पहलू ये है कि इसको पूरी तरह से केमिकल फ्री तैयार किया जाता है। केमिकल फ्री फार्मिंग को ही हम लोग नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। हालांकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत विवाद रहते हैं कि जैविक खेती अपने आप में बहुत एक्सट्रीम टर्म है, जैविक खेती में आप ट्रैक्टर तक उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन हम जिस मॉडल पर काम कर रहे हैं, ना हम क्लियरली ये बोलते हैं कि वो जैविक खेती है, ना हम क्लियरली ये बोल रहे हैं कि वो नेचुरल खेती है, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम स्टेज होती है। तो हम लोग कर रहे हैं केमिकल फ्री फार्मिंग और कम पानी उपयोग करके ज्यादा पैदावार लेना, ऐसे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो जैविक खेती सिंपली, जिसमें हमने केमिकल उपयोग नहीं किए। फिर हम उपयोग क्या करते हैं अनिल जी? फिर एक सवाल आता है सामने कि अगर आप केमिकल उपयोग नहीं करेंगे, आप कम पानी उपयोग कर रहे हैं, तो पैदावार कहाँ से आएगी? देखिए, हमारा एक्सपेरिमेंट पिछले 5 साल में जो रहा है, ग्रेटर नोएडा में हम गांव भनौता, खेड़ी आपने सुना होगा, गांव भनौता के काफी जमीन को हम ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर चुके हैं। हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है, पहले 1-2 साल में जरूर गिरावट आ सकती है उत्पादन में, 1-2 साल बाद, बल्कि 3 साल बाद जो केमिकल से खेती कर रहे हैं किसान भाई, उनसे ज्यादा पैदावार इसमें होती है। तो इसमें यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि केमिकल यूज किए बिना ये खेती की जाती है। और लास्ट लाइन में इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि इसमें फिर उपयोग क्या होता है। इसमें जीवामृत, आपका काव यूरिन का उपयोग किया जाता है, गाय या भैंस के गोबर का उपयोग किया जाता है। इसमें पूरी तरह से जो हमारे जैविक तरीके हैं, जो हमारे बायोपेस्टिसाइड हैं, उनका उपयोग हम करते हैं पैदावार बढ़ाने में और जो दुश्मन कीट है उनसे बचाव करने में। बल्कि अभी जो टिड्डी दल आया था, कई जैविक किसानों को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आप अंदाजा लगाइए, ऐसा कई बार हुआ है कि जो जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं, उनकी खेती में टिड्डी दल ने भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसे कई प्रमाण आए हैं। हालांकि उनका वैज्ञानिक पहलुओं पर उनकी जांच करना बाकी है। जब तक पूसा या भारत सरकार या साइंटिस्ट ये बात नहीं प्रमाणित कर देंगे, हो सकता है इस बात पर लोग यकीन ना करें, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हुआ है। विक्रांत जी, अभी सुरेंद्र जी के कमेंट आया, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। जी जी, हाँ, उन्होंने लिखा है कि जैविक खेती से हटके केमिकल क्यों इस्तेमाल करने लगे, इन दोनों में उपज होती है। बिल्कुल, हाँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, सुरेंद्र जी ने काफी अच्छा सवाल पूछा है कि जब जैविक खेती होती थी भारत में पुरातन समय से, केमिकल यहाँ इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए थे, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे केमिकल्स आए थे, जैसा लोग बताते हैं। पता नहीं इसके पीछे वैज्ञानिक प्रमाण या साइंटिफिक कोई रिसर्च तो मैंने नहीं की, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद केमिकल्स को कहाँ खपाएं और दुनिया में मंदी थी। तो ऐसे में जो दूसरी कंट्रीज हैं, भारत जैसे विकासशील देश हैं या बहुत गरीब देश है, इनमें ये चीजें इंट्रोड्यूस की गई कि उस जो यूरोप में केमिकल पैदा किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज लगी हैं, उनको यहाँ खपाना है। तो सुरेंद्र जी, जो हमारे पास जो जानकारी आई है वो ये आई है कि कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी के तहत भी ये प्रयास किया गया है कि भारत में जो सोने की चिड़िया था, हो सकता है इस बात से कुछ लोग एग्री ना हो, उसको कैसे तोड़ा जाए। हम कृषि के मामले में बहुत उन्नत थे, तो कहाँ से केमिकल आ गए? तो ये एक तरीका था। पहले हमारी जो
खेती का जो स्ट्रक्चर था, जो हमारा पूरा एक सामाजिक और खेती का जो ढांचा था, जो एक तरह से सामूहिक खेती करते थे, केमिकल का उपयोग नहीं करते थे, उसको नुकसान पहुंचाकर, और जब हमारे यहाँ पैदावार कम हो गई थी, आप शास्त्री जी के टाइम याद कीजिए, जो सीनियर लोग होंगे शायद उन्होंने ये समय देखा होगा, युवा इस बारे में ज्यादा जानते नहीं होंगे। शास्त्री जी के टाइम में जब वो प्रधानमंत्री थे तो हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट आ गया था। तो उस खाद्यान्न संकट को षड्यंत्र के तहत या जो भी वजह रही, उसमें हमारी लापरवाही रही, लाया गया। और जब एक बार खाद्यान्न संकट आ जाता है तो उस खाद्यान्न संकट से उबरना आपकी बड़ी चुनौती हो जाती है। जब खाद्यान्न संकट से उबरना है तो आपको ज्यादा पैदावार करनी होगी खेती में। ज्यादा पैदावार के लिए आपको पूरी तरह मैकेनाइज्ड होना पड़ेगा। पूरी तरह मैकेनाइज्ड हम हो नहीं पाए क्योंकि गरीब देश थे, और हमें फिर केमिकल पर ज्यादा फोकस करना पड़ा। हमने ज्यादा केमिकल डालकर अपना जो खेती का पुराना तरीका था उसको बर्बाद करके, और हम आज इस तरफ आ गए हैं। और अभी केमिकल वाली फार्मिंग तो एक बार को फिर भी हम सहन कर सकते हैं, लेकिन जो बीटी कॉटन की बात आ रही है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स की बात आ रही है, वो हमारे देश और हमारे जीन्स को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। उम्मीद है कि भारत सरकार उसको ना लेके आए। जी, अभी कुछ भारती जी का भी एक सवाल था आपसे, उनका भी देख लीजिए। जी, जंगली जानवरों को, भारती जी ने पूछा, जंगली जानवरों को फार्मिंग में यूज करने से कोरोना जैसी बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, जहां तक कोरोना और उसकी बात है, जानवरों की बात है, इसमें दो तीन चीजें आ रही हैं। एक तो क्या जानवरों से कोरोना फैल सकता है, शायद उनका ये सवाल है, या शायद भारती जी इस तरफ इशारा कर रही हैं क्योंकि बहुत सारी डिजीज या बहुत सारे वायरस इन्फेक्शन आजकल एनिमल से आ रहे हैं, बल्कि इसको भी ऐसा ही बताया जा रहा है कि कोविड-19 जो है ये भी कहीं जानवरों से आया है। देखिए, जानवरों से बीमारियां आ रही हैं, मैं मानता हूं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि खेती में हम कौन से जानवर यूज कर रहे हैं। जहां तक मैं उनका सवाल समझ पाया हूं, तो खेती में हम ये नहीं कह रहे हैं, या कोई भी जिम्मेदार नागरिक ये नहीं कहेगा कि हम वापस खेती में बैल उपयोग करना शुरू कर दे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी, दुर्भाग्य सौभाग्य वो डिपेंड करता है हमारी सोच पर, कि आज भी बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग बैल या पशुओं का उपयोग करते हैं खेती बाड़ी में, जो पर्यावरण हितैषी भी है। लेकिन अगर हम इस पे ज्यादा जोर देंगे तो शायद लोग एग्री नहीं होंगे, लोग ट्रैक्टर से ही खेती करना चाहेंगे। तो उससे उसको रिलेट करना कोविड-19 और जानवरों को, तो मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो एनिमल्स इसमें उपयोग होते हैं खेती बाड़ी में, तो उनसे तो कोरोना या ऐसी कोई चीज मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू आना चाहिए। अभी हैरी नागर जी का भी एक सवाल है। हाँ, हैरी जी ने पूछा है, भाई ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की क्या मार्केट है और क्या स्कोप है आने वाले समय में। बिल्कुल नागर जी, आपने काफी अच्छा सवाल उठाया है, क्योंकि देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जैविक खेती हम इसलिए करना चाहते हैं, कुछ लोग इसलिए करना चाहते हैं, जैसे हम लोग, कि हमारी जो थाली में जहर आ गया है, आज हमारे ब्लड में जो पॉइजन आ गया है इन केमिकल्स के नाम पर, पेस्टिसाइड्स के नाम पर, हम उसको हटाएं। तो जो हमारे यहाँ पहले भी होता था, किचन किचन गार्डनिंग या अपने लिए सब्जी उगाना, एक तो वो है। लेकिन हर कोई वहां तक सीमित नहीं रहना चाहता कि हम जैविक खेती अपने लिए करें, अपने अपने खाने में हमारे यहाँ अच्छे खाद्य पदार्थ आए, केमिकल फ्री सब्जी आए, अनाज आए। तो ज्यादातर लोग वहां तक सीमित नहीं है, लोग चाहते हैं कि वो इसको बाहर बेचें, वो इससे एक तरह से आजीविका चलाएं, क्योंकि जैविक खेती को बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं। तो जब कोई बड़े पैमाने पर जैविक खेती करना चाहता है तो वो तभी कर सकता है जब उसकी फसल का अच्छा दाम मिले, उसे मार्केट मिले। और मार्केट, जैविक खेती की मार्केट भारत में काफी तेजी से डेवलप हो रही है, और खासकर बड़े शहरों के आसपास। आप देखिए, अभी जहां मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूं, जिस गांव से मैं जुड़ा हुआ हूं, यहाँ लगभग 20 से 25 परिवार, जिनमें कुछ कंपनीज के सीईओज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में, मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये यहाँ आकर सब्जी उगा रहे हैं। और क्योंकि उन्हें वहां सब्जी नहीं मिल पा रही है, मार्केट में उन्हें अच्छी सब्जी नहीं मिल पा रही है, तो अगर मार्केट है, लोगों का, लोग इस बारे में चिंतित हैं, तभी तो वो यहाँ आकर सब्जी उगा रहे हैं। तो नागर जी, बिल्कुल बड़े शहरों में खासकर
इसकी काफ़ी डिमांड है। आप देखिए, आप साउथ दिल्ली में या सेंट्रल दिल्ली में खासकर, ये दुर्भाग्य है कि हमारा कुछ सेलेक्टेड एरियाज में इसकी डिमांड है, लेकिन नो डाउट बड़े शहरों में जैविक खेती की काफ़ी डिमांड है। और केवल रोजमर्रा सब्जी की आवश्यकता ही नहीं है, आप देखेंगे तमाम कॉस्मेटिक आइटम्स जो बन रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन जो है हमारे आजकल, जिस तरह से चीजें बाबा रामदेव जी ने भी लॉन्च किए हैं, तमाम कॉस्मेटिक आइटम्स लॉन्च हो रहे हैं, उनमें काफी एक तरह से हर्बल आइटम्स में जो औषधीय पौधे हैं उनकी भी डिमांड बढ़ी है। जो ब्यूटी क्रीम्स हैं या जो ब्यूटी आइटम्स हैं उनमें औषधीय पौधों का उपयोग होता है। वो औषधीय पौधे अगर जैविक तरीके से उगाए जाएंगे तो हमारी स्किन को, हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो अनिल जी, मैं यहाँ नागर जी के सवाल का यही जवाब देना चाहूंगा, इसकी मार्केट लगातार बढ़ रही है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग केवल ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने तक सीमित नहीं है। अमूमन हमें लगता है कि ऑर्गेनिक सब्जी उगा लिया, ऑर्गेनिक गेहूं उगा लिया, बात खत्म। नहीं, देखिए तमाम जो खाद्यान्न है वो हम ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं, उसके अलावा मतलब उगा सकते हैं और बेच सकते हैं मार्केट में। मार्केट काफी बड़ी है, लेकिन जो औषधीय पौधे हैं इनकी डिमांड बहुत बड़ी। जैसे एलोवेरा, कुछ लोग एलोवेरा में कुछ हद तक पेस्टिसाइड उपयोग करते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से एलोवेरा उगाएंगे तो उसकी डिमांड है। तमाम अंतरराष्ट्रीय कंपनियां या जो पतंजलि है, भारत की बड़ी कंपनी है, दुनिया में सप्लाई कर रही है, वो भी, उनकी भी काफी डिमांड है। तो इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। लेकिन अनिल जी, मैं एक लाइन में इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा, हमें इस जैविक खेती को एक एलिट क्लास तक सीमित नहीं रखना। आज ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है, जो मतलब एलिट लोग या जो पैसे वाले लोग हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऐसा हमने माहौल बना दिया है, ऐसा मार्केट में माहौल बना दिया है। ये जो जैविक खेती है, जिस तरह हर घर में, गरीब तबके में, झोपड़ी में, कोठी में, बंगले में, हर जगह जैसे पहले ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां पहुंचती थी, जब तक केमिकल का इतना प्रभाव नहीं था, हम चाहते हैं कि जैविक खेती रिक्शे वाले से लेकर बीएमडब्ल्यू वाले व्यक्ति तक पहुंचे, क्योंकि इससे भारत स्वस्थ होगा। स्वस्थ भारत होगा तभी विकसित भारत होगा। क्योंकि आज हमारे यहाँ बीमार, सबसे ज्यादा बीमार हमारे देश में रहते हैं, ऐसा हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो जहर युक्त है। तो ये है। विक्रांत जी, मेरा आखिरी दो सवाल है आपसे। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार कुछ, क्योंकि कोई योजना है सरकार की, क्या कोई सब्सिडी देती है सरकार जैविक खेती करने के लिए किसानों को? और दूसरा मेरा सवाल था, जैसे कि देखा जाता है काफ़ी शॉप पे जैविक, ये ऑर्गेनिक जो है फ्रूट और जो है वेजिटेबल मिलती है, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाती है तो जो नॉर्मल जो सब्जी होती है उसी को उसमें डाल देते हैं, कोई भी इसमें अंतर नहीं रहता है। इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? बिल्कुल अनिल जी, आपने दोनों काफी क्रिटिकल क्वेश्चंस रेज किए हैं। एक तो सरकारी सब्सिडी, बिल्कुल, जहां तक सरकारी सब्सिडी की बात है, जहां तक ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की बात है, अभी देखिए सरकार इसके लिए कितनी संजीदा है, मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा। अभी हमारे यहाँ हापुड़ में एक किसान भाई हैं, हमारे गुरु भी हैं, काफी सीनियर भी हैं, भारत भूषण त्यागी जी, बहुत अच्छा मॉडल है, कभी आप जाइए और हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में भी आइए। तो मैं उनका रेफरेंस दे रहा था, भारत भूषण त्यागी जी का। उन्हें कृषि में अच्छे परीक्षण करने के लिए, जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए, लोगों को इससे जोड़ने के लिए पद्मश्री दिया गया है। तो आप सोचिए, किसानों को पद्मश्री मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार और हमारा सिस्टम इन चीजों का महत्व समझ रहा है और वो इनको प्रमोट कर रहा है। उनको पद्मश्री देना ये प्रमोशन है किसानों के लिए, जैविक खेती के लिए। जहां तक सब्सिडी की बात है अनिल जी, इसके बारे में दर्जनों सब्सिडी है। डायरेक्ट हो सकता है कुछ सब्सिडी डायरेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ना हो, लेकिन ऐसी तमाम योजनाएं चल रही हैं भारत सरकार की, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं इस बारे में एजुकेट करने के लिए, किसानों को एजुकेट करने के लिए, उन्हें उन्हें मदद करने के लिए। वो बात अलग है कि कई बार ब्यूरोक्रेसी में आकर चीजें जब ऊपर से आती हैं कुछ और होता है, नीचे पहुंचते पहुंचते थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसमें हम जैसे लोग मदद कर सकते हैं उस सब्सिडी को लेने में। साथ ही साथ जो भारत सरकार का अभियान था, मोदी सरकार ने 2014 में आते ही ये लॉन्च किया था कि एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्लस्टर्स डेवलप करने हैं। हमारे वेस्ट यूपी में भी एक क्लस्टर डेवलप करना था, सैकड़ों किसानों को मिलाकर एक क्लस्टर डेवलप करना है, तो वो उसमें सरकार सब्सिडी देगी। साथ ही साथ सरकार ने एक और प्लेटफॉर्म आपको दिया है, हालांकि उसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी चल रहा है, ई मंडी। आप यहाँ बैठकर
आप बदायूं में बैठकर, आप मेरठ में बैठकर, या आप किसी गांव में देहात में बैठकर अपनी सब्जी या अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हैं। पहले क्या था, एक मंडी से दूसरी मंडी में जाना बहुत मुश्किल था। आप अगर अपने यहाँ पैदावार कर रहे हैं, तो मेरी अगर मंडी दादरी गौतम बुद्ध नगर लगती है, तो मैं अपनी मंडी से बाहर नहीं जा सकता, मैं दिल्ली माल नहीं बेच सकता। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस थे, वो अब दूर कर दिए गए हैं। कुछ सुधार उसमें हुआ है, काफी सुधार आने बाकी है। और ये जो एजेंडा है कि किसान की आय दुगनी करनी है, देखिए दुगनी से कुछ नहीं होगा, किसान की आय चौगुनी हो सकती है अगर पॉलिसी उसके फेवर में हो, अगर कॉरपोरेट उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, अगर सरकार किसान के साथ चले, तो ये दुगनी की चौगुनी की जा सकती है। और इस किसान और खेती के बदौलत ही भारत सोने की चिड़िया था। और इससे हम केवल सोने की चिड़िया बनना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य स्वस्थ भारत बनना। और स्वस्थ भारत तब बनेगा जब हम जैविक तरीके से चीजें पैदा करेंगे और मार्केट में पहुंचाएंगे। दूसरा सवाल था आपका, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, तो दूसरा सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण था कि अक्सर ये शिकायतें आती हैं या देखा गया है, और उसमें कोई डाउट भी नहीं है, कि जैविक खेती के बाद जो प्रोडक्ट आते हैं, जो ऑर्गेनिक फ्रूट शॉप हैं या ऑर्गेनिक वेजिटेबल शॉप्स हैं, खासकर साउथ दिल्ली या ऐसे एरियाज में देखने को मिलती हैं, या वो ऑनलाइन भी सप्लाई करते हैं, उनमें जैसे ही माल खत्म हुआ ऑर्गेनिक, जैसे ऑर्गेनिक आम खत्म हो गया, तो वहां नॉर्मल आम रख देते हैं। बिल्कुल ऐसे कुछ केसेस आए हैं, लेकिन ये बात केवल बहुत कम जगहों पर ऐसा होता है जहां तक हमारा अनुभव है। तो ऐसे में आप अपने विश्वास पात्र, जिनको आप जानते हैं, उनके फार्म पर विजिट करें, उनके बाग में विजिट करें अगर आपके लिए संभव है। हो सकता है कुछ आम महाराष्ट्र से आ रहा हो तो आप नहीं कर सकते ऑब्वियसली, अगर दिल्ली में बैठ के आप महाराष्ट्र के किसी बाग से आम आ रहा है तो आप ट्रैक नहीं कर सकते। फिर भी आप जरूर ऐसे विश्वास पात्र लोगों के साथ ही मार्केटिंग या डील करें या सब्जियां लें जिनका विश्वास है। और ऐसे विश्वास पात्र लोग या कंपनीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और इससे अच्छा यह है कि आप खुद पैदा करें, कम से कम सब्जियां तो हम खुद पैदा करें, अपने बालकनी में पैदा करें, कम से कम हमारे पास लैंड अगर है वहां पैदा करें। अगर आपको जमीन रेंट पर लेनी है, बहुत नॉमिनल रेंट पर, जितना आपका प्रेस वाले का, जो आयरन करने वाले का जो बिल है, उससे कम में, उससे सस्ते में आपको पूरे वर्ष के लिए जमीन मिल जाएगी। आपका पूरा परिवार उससे सब्जी खा सकता है। आप अपना माली हायर कर सकते हैं, या आप वीकली खुद जाकर वहां अपनी सब्जी उगा सकते हैं। तो आप वो तरीका अपनाएं। क्यों आप किसी दुकान से खरीदना चाहते हैं? विक्रांत जी, जैसे कोई तरीका है ऑर्गेनिक जो सब्जी है या फल उसमें पहचान करने के लिए? बिल्कुल अनिल जी, इसमें बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को पहचानना। अभी जो भारत सरकार ने जो एक तरीका दिया है, वो तो यही है कि सर्टिफाइड होना चाहिए, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन लाइसेंस केवल इस बात की पुष्टि करता है कि उन्होंने वन टाइम लाइसेंस लिया है, जिसमें जब लाइसेंस लेने के समय उन्होंने पूरे इंतजाम दिखाए थे कि वो जैविक तरीके से कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद 1 साल बाद, 6 महीने बाद, लाइसेंस मिलने के बाद वो उस पैटर्न पर कितना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इस बारे में कोई मॉनिटरिंग नहीं है। तो हाथ में लेकर देखना या आंखों से देखना और देखकर पता लगाना कि ये जैविक है या नहीं, ये बहुत मुश्किल है। जो लोग इसे पैदा कर रहे हैं, जो जैविक खेती भी कर रहे हैं और उन्होंने नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग भी की है, वो ही इसका कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, मुश्किल है। फिर भी हम लोग एक अलग सेशन एक्सपर्ट्स के साथ करना चाहेंगे कि कैसे हम जैविक फल या जैविक सब्जियों को पहचान सकते हैं, कुछ हद तक कैसे पहचान सकते हैं, वो हम अलग से एक सेशन कर सकते हैं अनिल जी। विक्रांत जी, एक मेरा सवाल था, काफी दिन पहले भी मैंने कमेंट किया था कहीं पे, लेकिन उसका जवाब किसी ने दिया नहीं। मेरा सवाल था कि जो बीज होते हैं, क्या बीज भी जैविक होते हैं या केमिकल से अलग होते हैं? बिल्कुल आपने अच्छा सवाल पूछा है अनिल जी। देखिए, अभी 2 तरह के बीज चल रहे हैं, जैविक या गैर जैविक। इस पर ये डिस्कशन नहीं हो रहा है। इशू ये आ रहा है हाइब्रिड या देसी। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सीड्स हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने संजो कर रखे थे, मुझे याद है हमारे दादाजी आज नहीं रहे, मतलब कई साल पहले एक्सपायर हो गए हैं। वो क्या करते थे, जो हमने देखा है कि पुराने ही बीज से, बल्कि हमारे यहाँ ही नहीं, सब जगह ये होता था, पुराना जो हमारा अनाज आता था उसी में कुछ हिस्सा अच्छा वाला अनाज निकाल कर रख लेते थे अगले साल के लिए।
तो वो हमारा देसी बीज होता था, पुराने पता नहीं कितने सालों से वो चला आ रहा था। बीच बीच में कभी उसको बदलना पड़ता था, कुछ किसानों को तो बदला भी जाता था, किसी अच्छे किसान से ले लिया जाता। मतलब अनिल जी, ये जो सारा सीड है, ये दो तरह का सीड है, जैविक या गैर जैविक नहीं, इसको इस तरह बांट दिया गया, हाइब्रिड या नॉन हाइब्रिड, या देसी या हाइब्रिड। तो जैविक बीज होना, जैविक बीज उसको कहते हैं अनिल जी, जैसे अगर हम जैविक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती करने के बाद हमने कुछ अनाज पैदा किया, अनाज का उत्पादन हुआ, उसमें से निकाल कर मैं रख लूं अनाज, वो जैविक बीज कह देते हैं लोग ऐसे प्रैक्टिकली। लेकिन बीज दो तरह के रह गए हैं केवल, देसी या हाइब्रिड। आज हाइब्रिड बीज इतना ज्यादा फैल गया है, हाइब्रिड बीज का चलन ज्यादा है, देसी बीज हमारे लगातार खत्म हो जा रहे हैं। तो चुनौती ये है कि हम अपने देसी बीज को बचाएं। अगर आज मुझे देसी बीज मंगाने हैं तो मुझे बेंगलोर से मंगाने पड़ते हैं, आपको मंगाने होंगे तो बेंगलोर या दूसरे शहरों से मंगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आसपास बहुत कम मिल पा रहे हैं। और वो जो बेंगलोर या कहीं और मिल रहे हैं वो भी मुश्किल से मिल रहे हैं, क्योंकि कोई किसान है वहां, हम जैसे आप जैसे, जो शहर के बीच में अपने जमीन ना बेचकर उन्होंने पूरा शहर के बीचों बीच सेटअप बनाए हुए हैं, जैविक बीज या जो हमारे देसी सीड है उनको उनको प्रिजर्व कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस भ्रम में ना रहें कि जैविक सीड जैसा कुछ होता है, जैविक नहीं, हमें देसी सीड्स पर फोकस करना है। और जैविक सीड उनको कह सकते हैं, जैसा मैंने बताया, जो जैविक तरीके से उत्पादन हुआ उससे जो सीड निकले उनको भी आप उपयोग कर सकते हैं, वो भी अच्छा तरीका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दिया। काफी लोगों के सवाल भी आए थे जिनका आपने बखूबी उत्तर दिया है सबका, और आगे भी आपसे हम जुड़े रहेंगे। और किसी का कोई सवाल हो जैविक खेती को लेकर तो वो कमेंट कर सकता है, बाद में इसका हम इसको उत्तर मिल सकता है। बिल्कुल। और अगर कोई चाहता है कि अपने यहाँ पे या घर पे कुछ ऑर्गेनिक तरीके से कुछ सब्जी या फल उगाना चाहे तो विक्रांत जी से संपर्क कर सकते हैं, और पूरी जानकारी विक्रांत जी से मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अनिल जी, एक बार फिर आपको और आपकी पूरी टीम को, और जितने भी साथी हमारे सुन रहे थे जिन्होंने सवाल पूछा, उनके लिए भी धन्यवाद। और जैविक खेती को हमें घर घर तक लेके आना है जैसे पहले थी। और ये कोई एलिट का सेक्शन नहीं है, ये गांव देहात सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसके लिए आप भी अपने घर से पहल शुरू करें। ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी के बहुत नजदीक हमारा खुद का एक छोटा सा सेटअप है, कोई फार्म हाउस नहीं है, वो केवल एक खेत है जैसे पहले होते थे, केवल उसमें हम लोग केमिकल उपयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपको मौका मिलेगा गाय भैंस देखने का, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों से गाय भैंस के नजदीक तक नहीं गए हैं इस शहरी कल्चर में। तो आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम। अभी आखिरी में एक एडवोकेट संदीप जी का कुछ सवाल है। अच्छा, हाँ, नहीं बिल्कुल, संदीप जी का सवाल मैं लेना चाहूंगा क्योंकि उनका पहले भी दिखाई दे रहा था। यह है, कई बार फलों पर मोमबत्ती की बैक्स लगाकर पॉलिश करने का काम किया जाता है, इसलिए फल को खरीदते समय उन्हें खरोच कर देख ले। बिल्कुल संदीप जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। लास्ट में अनिल जी अगर अलाउ करें तो हम इसको कंक्लूड करना चाहेंगे कुछ सेकंड में ही। ये जैविक खेती से बिल्कुल अलग की बात है। हो क्या रहा है, आजकल चकाचौंध का समय है, हमें हर चीज चमकती हुई, जो चमकता है, जो दिखता है वही बिकता है, ये हमारे ऊपर हावी हो गया है। तो वो इतना हावी हो गया है कि हमारे कपड़े, हमारे शूज, हमारी गाड़ी, हमारा घर, हम इसको तो चमका ही रहे थे, जो कि उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, वो एक अपना एक तरीका है। लेकिन हमने सब्जियां और फल भी चमकदार लेने शुरू कर दिए अनिल जी। ये हमारा पता नहीं, ये भारत में कहाँ से ये चीजें आ गई हैं, जबकि इस तरह का चौकाचौंध से हमारा देश, हमारी संस्कृति थोड़ी अलग रही है। हमारा यहाँ ठोस चीजों पर फोकस किया गया है, चकाचौंध पर कम। तो उन्होंने इस प्रयोग हो रहे हैं, और बेमौसम बारिश हो रही है, और बहुत सारे आजकल प्रॉब्लम्स किसान के सामने भी चुनौतियां, उसको ट्रांसपोर्ट लेके करके आते हैं माल को। मान लो बदायूं से माल आ रहा है या सहारनपुर से सब्जी आ रही है या फल आ रहे हैं, तो उसको कैसे आप इतना चमकदार रखेंगे? अगर आपको चमकदार सब्जी या स्वस्थ सब्जी लेनी है तो आपको खेत में जाना होगा, वो लोग करना नहीं चाहते। तो ठेले पर, जो सेक्टर में ठेला आ रहा है या जो सेक्टर के बाहर जो ठेली लग रही है, वहां चमकदार सब्जी दिखाने के लिए उन्होंने केमिकल स्प्रे करने शुरू कर दिए हैं। जैसे संदीप जी ने अभी जिक्र किया, मोम लगाना शुरू कर दिया। तो वो इसलिए कर रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि क्राइम है, जो कि उन्हें जेल में डाला जा सकता है अगर ऐसा कोई सब्जी वाला करता है।
इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, लेकिन वो हमारी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि अनिल जी हमारा ये शौक हो गया है, हमारे यहाँ ये भ्रम हो गया है कि चमकदार अच्छा होता है, जबकि जैविक का ये पैमाना है, अगर किसी फल को किसी बर्ड ने खाया है, मान लो किसी अमरूद को किसी चिड़िया ने खा रखा है, वो अमरूद अच्छा है, उसमें कीड़े होने के कम चांस है। तो हमें वो चीज खानी चाहिए जो नेचुरली थोड़ा सा रफ है, ना कि चमकदार। तो इसको अवॉइड करें, चमकदार चीजों पर ज्यादा फोकस ना करें। अभी संदीप जी के सवाल से मुझे एक वाक्य याद आया। अभी पीछे शिमला में हमारे कुछ मित्र हैं मिलने वाले, हिमाचल में, तो वहाँ पे वो सेब एप्पल की खेती करते हैं, सेब की। तो वहाँ से कभी सेब आते हैं तो वो ज़्यादा दिन चलते नहीं है, वो 3-4 दिन बाद ही जो है सुकड़ने लग जाते हैं, सूख जाते हैं। और जो बाजार से हम एप्पल खरीदते हैं वो पूरे महीने चल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसमें कह सकते हैं कि जैसे संदीप जी ने बताया कि हो सकता है अनिल जी इसमें कुछ लगा ऐसा स्प्रे किया जा रहा हो जो उसकी सेल्फ लाइफ तो बढ़ा रहा हो सकता है सेब की, लेकिन हो सकता है हमारी लाइफ कम कर दे। तो जितना हो सके कि जैविक खेती करें और जो है अपने घर में ही खेती करें, अपने लायक जो खाने के लिए सब्जी या फल जो भी हो सकता है। और आखिरी में विक्रांत जी, आखिरी में कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया अनिल जी, मेरा यही आग्रह है। देखिए, जिस तरह से हम और हमारे साथ कई युवा साथी पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, भाई विकास तोंगड़ जी हैं, प्रदीप डालिया जी हैं, अभिनव खरे जी हैं, अनिल जी आप भी हमारे साथ लगातार संयोग में रहते हैं, भाई सुरेंद्र जी हैं, एडवोकेट संदीप जी हैं, भारती नागर जी हैं। ये तमाम लोग जिस तरह से अपने दैनिक जीवन में से कुछ समय निकाल कर जिस तरह से आप गांव संस्कृति की बात कर रहे हैं सुनो भारत के थ्रू, तो मेरा यही संदेश है युवाओं को जो हमें सुन रहे हैं या जो फेसबुक के थ्रू सुनेंगे, कि वो आगे आए। देखिए, जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो फेसबुक का दौर है, इसमें केवल आप फेसबुक पर रहकर या वर्चुअल वर्ल्ड में रहकर काम नहीं कर सकते, वो एक लिमिटेशन में ही आपको सपोर्ट कर सकता है। तो आप ग्राउंड पर आए, आप पर्यावरण या सामाजिक आंदोलनों से जुड़े और अपने रूट्स की तरफ वापस आए। हमारे रूट्स क्या है? मिट्टी। हमें खेती मिट्टी से जुड़े रहना है। आप चाहे गूगल में जॉब करें, चाहे आप फेसबुक में जॉब करें, चाहे आप HCL में जॉब करें, किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करें, कुछ भी आप कर रहे हैं, मैंने आपको एक्सट्रीम लेवल बताया, फिर भी आप खेती बाड़ी से जुड़े रहें। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो जरूर वीक में एक बार वहां आसपास किसी गार्डन में, किसी बाग में, किसी खेत में जरूर जाएं, क्योंकि ये आपकी रूट्स हैं। उससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी, उससे आपको जानकारी होगी कि ये खाद्यान्न कहाँ से आ रहे हैं। किसान भी चौकस रहेंगे, वो केमिकल का दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो और किसानों की मदद करें, किसानों के लिए योजनाएं चलाएं, सरकार को ट्वीट करें अगर किसानों के लिए कुछ चुनौतियां आ रही हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि किसान की मदद हमें करनी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस लाइव को भी हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि सभी लोग तक पहुँच सके। और आपके कुछ सवाल हैं जैविक खेती को लेकर, आप हमें भेज सकते हैं। हम हमारे नीचे ईमेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस पर आप कोई भी आपका सवाल है आप भेज सकते हैं। अगर आप इस हमसे जुड़ना चाहते हैं, सुनो भारत की टीम से और गाँव संस्कृति बचाओ अभियान से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद।